नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर मानसी जी से। डॉक्टर मानसी द्विवेदी हमारे साथ में हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियत्री भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है और इनकी कहानियाँ और कविताएं बड़ी मज़ेदार भी हैं। जितनी धार्मिक, साहित्यिक, सौंदर्यपूर्ण हैं उतनी ही मज़ेदार भी हैं। ये बातें भी बहुत अच्छी करती हैं, तो आप सुनेंगे और मिलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। डॉक्टर मानसी नमस्कार, आपका स्वागत है। और बताइए क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया हूँ। आज आप औचक निरीक्षण में अचानक से घर आए तो मुझे अच्छा लगा। तो कैसे निरीक्षण करें? आप ऐसे तो बुलाएंगे नहीं, तो हमने सोचा औचक निरीक्षण ही करें, है ना? हाँ बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को कुछ अपने बारे में बताएं कि इतनी आप पढ़ी लिखी कैसे हैं। बड़ा डर लगता है इतने पढ़े लिखे लोगों से बात करने में। बहुत कम समय में कुछ अच्छा करना था, तो इसलिए मैंने बीएड किया, एमएड किया और फिर नेट पीएचडी और सेवा में आए। फिर कविता का जो एक कविता की तरफ जो रुझान था वो कक्षा 9 से लग गया था। बाबूजी कवि सम्मेलन करवाया करते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बचपन से कवि हैं? तो पहली कविता मैंने कक्षा 9 में लिखी थी और फिर कविता का एक चस्का हो गया। और फिर वो है ना कि जब आपका शौक जो है वो आपको अर्थ भी देने लगे तो आपकी रुचि उसमें बढ़ जाती है। मतलब बचपन में ही कुछ अर्थ बिगड़ने लगा था क्या? नहीं। अच्छा। कुछ अर्थ मिलने लगा था, माने कि जब कुछ अर्थ मिलने लगा था। सही में? हाँ, जब आकाशवाणी से जुड़े और आकाशवाणी में कंपेयर और उनके बहुत सारे प्रोग्राम करने लगे तो उसमें वो जो छोटे छोटे चेक होते थे 300 रुपये वाले, हाँ। लेकिन वो मेरा बहुत एकदम उत्साहवर्धन करते थे। और एक कक्षा 9 में 300 रुपये काफ़ी होते हैं। और लगभग हर तीसरे महीने मुझे चेक मिलता था। वाह क्या बात है, आप तो बहुत कर्मठ थी। यहाँ तो आकाशवाणी 300 रुपये मांगने पड़ते थे। आकाशवाणी में कार्यक्रम करते थे और उसका मिलता था। मुझे अच्छा गांव के पारंपरिक गाने गाने का भी बहुत शौक था। तो कई बार वो सोहर, भजन और खेमटा और बन्ना बन्नी वो सब भी आकाशवाणी में गा लिया करते थे। इसका मतलब कवित्री नहीं, गायिका भी हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत शौक है। मतलब एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं और उसकी जो बेटी होती है उस घर की, तो गांव में तो प्रायः वो चाहे जिस प्रोफेशन में पिता हो लेकिन कुल मिला के वो किसान ही होता है। तो मेरे घर में भी वो एक परिवेश था। बाबूजी खेती बाड़ी भी देखते थे और हम लोगों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देते थे। वो शिक्षा विभाग में थे। वो खुद भी बहुत बड़े राइटर, उन्होंने गौतम बुद्ध चरित महाकाव्य लिखा तो राष्ट्रपति अवार्ड उन्हें मिला। तो लेकिन हम लोग गांव से जुड़े थे तो थोड़ा सा ये था कि गांव का परिवेश था, इनके यहाँ भी जाना उनके यहाँ भी जाना, खेती बाड़ी से जुड़े रहना, सारी चीज़ें पता कि अभी गांव में धान का सीजन है कि गेहूं का है कि अरहर का है कि मटर का है, चने का है, तो वो सारी चीज़ें पता होती थी। तो आपने फसल के सीजन के हिसाब से काव्य की रचना करी थी कि कक्षा 9 में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से? देखिए ऐसे तो कभी बनता नहीं कोई। हाँ। कक्षा 9 वाली कविता कोई बताइए और सुना के भी बताइए ताकि लोग मतलब देखें तो कि वास्तव में हुआ ये कि बाबूजी कवि सम्मेलन करवाया करते थे तो मैंने कहा कि इस कार्यक्रम में हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें तो तुम नहीं कर सकती हो क्योंकि इसमें तो वो आते हैं जो खुद लिखते हैं। तो हमने कहा ये कौन सी बला है, खुद लिखते हैं? ऐसे तो मुझे बहुत सारे राष्ट्रगीत याद है। तो उन्होंने फिर एक दो लोगों का सुनाया, बोले कि ये कभी सुना है, कहीं रेडियो पे सुना है? तब तो गूगल और यूट्यूब का ज़माना था नहीं। तो उन्होंने कहा ये कहीं रेडियो वगैरह पे सुना है? मैंने कहा नहीं सुना है। टीवी पे देखा है? नहीं देखा है। तो ये तो यही सुनाते हैं। तो ये लगा कि अच्छा कुछ कोशिश करते हैं हम। तो कुछ लिखा और पहली बार मैंने एक कार्यक्रम में, वही गांव का कवि सम्मेलन था, गांव के बगल में बाबूजी ने कुछ करवाया था, तो वहाँ पर कुछ पढ़ा और ये गीत पढ़ा कि डर है कि मेरा गांव कहीं शहर ना हो जाए। क्या बात है? फिर से क्या? डर है कि मेरा गांव कहीं शहर ना हो जाए। क्या बात है? डर है कि मेरा गांव कहीं शहर न हो जाए। डर है कि मेरा गांव कहीं शहर न हो जाए। लेकिन अच्छी बात है कि 9 साल की जो कवित्री है उसको इस बात की चिंता थी कि ये सारा गांव जो है वो शहर हो जा रहा है, कि डर है कि गांव शहर ना हो जाए। बड़ी अच्छी बात है।
अब ये बताइए कि फिर धीरे धीरे आपने तो फिर वो आप एक कवित्री होती गई, फिर आप लिखती गई, आपने कुछ आध्यात्मिक रस भी लिखे हैं बहुत सारे। हाँ, आध्यात्मिक भी लिखा, चूँकि सीता जी मेरे ज़हन के बहुत करीब, और सीता जी पर काफ़ी कुछ लिखने का मन हुआ और मैंने अच्छा लिखा। और भगवान राम भी मेरे बहुत प्रिय हैं, लेकिन वो शायद नारी विमर्श या नारी जैसा मन होने के कारण सीता जी पर मैंने देखिए, अब खूब नारी लिखा। है तो नारी जैसा ही मन होगा। एकदम तो पुरुष के जैसा हो भी नहीं, नहीं वो सकता। कई कई बार ना थोड़ा सा हाँ। कह सकते हैं कि नहीं, पुरुष जैसा भी हो सकता था यदि हम बहुत निष्पक्ष होते तो, है ना, हो सकता इसका था। मतलब आप निष्पक्ष नहीं है। हाँ, कई बार होता है कि फीमेल फीमेल का फेवर करती है, जो भी रहा। लेकिन सीता जी मेरे मन के बहुत करीब है। जब भी नारी विमर्श की बात होती है ना, तो सीता जी बहुत नज़दीक होती है। देखिए, वैसे भी बताएं, जो अपने अवध में यहाँ पर जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, तो वहाँ पर तो वैसे भी राम सीता बहुत कम लोग बोलते हैं, है ना, बोलते हैं जय सिया राम, तो राम से पहले सिया का नाम आ जाता है। नारी तो हमारे यहाँ पूज्य नहीं है, लेकिन लोग डरते भी बहुत हैं। वो इस बदलते दौर में लोग डरते भी बहुत हैं। तो खैर, आप कुछ ज़्यादा प्रताड़ित लग रहे हैं। क्या करें। आप ही लोग तो कहते हैं कि डर बना रहना चाहिए, है ना। ठीक है। तो अब इस बदलते दौर के हिसाब से हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी मतलब धुआंधार टाइप की कविता आप सुनाइए, इसमें आपने धुआंधार, अरे हाँ, बाप और रे। कुछ ऐसा हो जिसमें पुरुष डर जाए, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी सुने और डर जाए। पुरुष डर जाए, हाँ। मतलब ये आप डराने के उपक्रम में आए हैं या फिर आप ऐसे सामान्य बातचीत? नहीं, क्या चाहते हैं कि लोग कल को हमारे खिलाफ मानहानि का दावा करें? नहीं, कोई नहीं मानहानि। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर ले रहा हूँ, कोई मानहानि का दावा ना करे। ये जो भी हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, इस पर कोई मानहानि का दावा ना करे, सिर्फ हम दावा कर सकते हैं। क्या बात है। अगर नारी विमर्श की बात होती है ना, तो जी। आपने रेहाना रूही को सुना होगा। उन्होंने कहा कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए और मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। क्या बात है। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए और मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। क्या बात है। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। क्या बात है। सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया मानसी जी, तो बहुत बढ़िया आपकी आवाज़ में, मतलब रेहाना जी ने लिखा, लेकिन आपकी आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और ये इतनी अच्छी आवाज़ कहाँ से ले आती हैं आप? इसे ना कि आपका गाने का भी मन था, फिर आपने सुरों को भी साधा, शब्दों को भी साधा। सुरों को साध नहीं पाए। हाँ। मेरा बहुत मन करता है कि मैं सिंगिंग सीखूं, लेकिन यदि मुझे ऐसा कभी अवसर मिला तो मैं ज़रूर इस पर काम नहीं, अभ्यस्त करूंगी। होके गाएंगी तो आप बहुत अच्छा गाएंगी, और जाहिर सी बात है, जब इतना आप बिना साज के इतना अच्छा काव्य रचना कर रही हैं, तो फिर थैंक यू। आपके ऊपर सरस्वती की कृपा है। अरे बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन ये कि पुरुष के विरोध में आप मत कविताएं ज़्यादा लिखिए। वरना दिक्कत। अच्छा, इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हाँ। ये जो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में आप कहाँ कहाँ आपने कैसे प्रतिभाग किया, और कितने तरह के जगहों पर आपने प्रतिभागिता करी है, कहाँ कहाँ घूमने गई आप? नहीं, बहुत तो कुछ नहीं। थोड़ी सी अपनी यात्रा के बारे में बताइए। बहुत तो नहीं, मैं दुबई गई और हूँ। उस यात्रा का चस्का कैसे चढ़ा, और फिर थोड़ा सा बताइएगा हमको। इस यात्रा का चस्का कहूँगी तो आपको हंसी आएगी थोड़ी सी। पहला कार्यक्रम जो एक वृहद बड़ा कार्यक्रम था, वो प्रतापगढ़ जिला जेल में था। अरे, और वो कैदियों के बीच? हाँ, राजा भैया ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया था। तो हमारे गुरु थे उन्मत्त प्रतापगढ़ी जी, जिनकी किताब बड़ी चर्चित है, कभी पढ़िएगा, माटी हो महतारी। क्या अच्छा लिखते थे वो। तो वो ऐसे बड़ा सरल भाव में कहे कि राजा का प्रोग्राम है, आओगी? आ जाओ बिटिया। तो हम छोटे थे, तो हमने कहा कि ठीक है, एक बार बड़ा कार्यक्रम देखने का मौका मिलेगा। तो मैं चली गई और मैंने फिर उस कार्यक्रम में भाग लिया, और मैंने पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम कविता का मंच देखा था। क्या बात है। उसमें जगदीश पीयूष जी वगैरह थे, और मैंने उसमें राजा भैया का वो भी सुना, रश्मि रथी। अच्छा। उन्होंने उसका वाचन कमाल का किया। अच्छा। हाँ,
तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। एकदम उन्होंने, मतलब मैंने उनका तो वैदिष्य आपने देखा। उनसे वाचन करा लिया या उन्होंने अपने आप किया? ना ना ना, उनसे उन्मत्त प्रतापगढ़ी जी ने कहा कि राजा कुछ सुनाओ। तो वो तो ऐसे बहुत फक्कड़ टाइप के व्यक्ति, और वो राजा भैया उन्हें अपना गुरु मानते थे, तो बड़ा सम्मान करते थे वो। तो उन्होंने सुनाया, तो मुझे लगा राजनीति में व्यक्ति इतना वैदिष्य कैसे ला सकता है। तो पता लगा कि मतलब ऐसे खुद से समझ में आया कि नहीं, विकास जो है वो सर्वांगीण होना चाहिए। नहीं देखिए, जैसे साहित्य साधना है, आपने साहित्य की साधना करी, वैसे आदमी राजनीति की साधना करता है, बिल्कुल। ऐसा विद्वता तो आती है। तो उस कार्यक्रम के बाद लगा कि, और फिर मैंने देखा कि सारे कवियों को एक मोटी रकम दी गई। तो मुझे लगा कि ये वाला मामला अच्छा हो सकता है अगर हम इसमें कुछ बढ़िया कर ले जाते हैं तो। रकम तो मेन थी कक्षा 9 में भी और बाद में भी है। तो चूंकि वो तो बाल मन था, लेकिन 300 रुपया काम कर गया था। हाँ, नौकरी के साथ जब चीज़ें साहित्य में मेरा रुझान बढ़ा, तो हिंदी में मतलब बड़ी सामर्थ्य है, सच में बहुत सामर्थ्य है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हिंदी हमारी माँ सरीखी, और हम सभी संतान हैं। क्या बात है। हम इसी हिंदी के बल पर बन गए दिनमान हैं। हम सूरज जैसी रोशनी इसलिए रखते हैं कि हम हिंदी के उपासक हैं। वाह। हिंदी हमारी माँ सरीखी, हम सभी संतान हैं, और हम इसी हिंदी के बल पर बन गए दिनमान हैं। और भाल पर हिंदी के उस बिंदी सी सजना चाहती हूँ। क्या बात है। भाल पर हिंदी के उस बिंदी सी सजना चाहती हूँ, और है यही अरमान, हिंदी तुझ में रमना चाहती हूँ। वाह, क्या बात है। तो मुझे हिंदी को प्रणाम है। हाँ है तो हिंदी की सामर्थ्य बहुत है। और डॉक्टर कुमार विश्वास जी भी कहते हैं कि ये हिंदी की शक्ति है कि उसने हमें इतनी सामर्थ्य दी है। वाह। तो सच में जो हिंदी के वरद पुत्र हैं, उनकी जो पुत्रियां हैं, वो उन पर हिंदी की बड़ी विशेष कृपा रहती है। और आपने हिंदी मंचों के अलावा किसी हिंदी भाषा के अलावा किसी और भाषा का कवि सम्मेलन नहीं देखा होगा, किसी और भाषा का मंच नहीं देखा होगा इतना वृहद स्तर। अंतर्राष्ट्रीय मंच भी नहीं है, जैसे अंग्रेजी का कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं है, लेकिन हिंदी का है। किसी और भाषा का है ही नहीं है, नहीं है। हाँ। सिर्फ आप हिंदी के और उर्दू के आप मंच देखते हैं, और मुशायरे और कवि सम्मेलन, और वो कवि सम्मेलन जिसमें कवियों में शब्दों में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो पूरी के पूरी रात ऑडियंस को बांधे रहती है। हाँ, सुबह 4 बजे तक और लोग जाने को तैयार नहीं ना होते। कोई वाद्य यंत्र होता है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता, कुछ नहीं होता, लेकिन उनके पास शब्द होते हैं, और शब्द जो है वो ब्रह्म होता है, जो सीधे आपके कलेजे को खट से करता है। अब तो कुमार विश्वास जी वगैरह वाद्य यंत्र के साथ भी कर रहे हैं बहुत सारे कवि। हाँ, बहुत सारे कवि कर रहे हैं, लेकिन पहले तो उन्होंने तो वो अच्छा है कि बुरा है? लिखा ना, नहीं अच्छा है। अच्छा है ना। और नवाचार कभी बुरा नहीं रहा। आप नवोन्मेषी हो, आप कुछ नवीनता लाते हैं तो बुरा नहीं है। और नवीनता का ही लोगों को लगा होगा ना कि भाई जब बिना वाद्य यंत्र के इतना रोक सकते हैं, तो अगर वाद्य यंत्र आएंगे तो और रोक सकते हैं, और ऑडियंस को रोकना ही जो है नवाचार अच्छा। तो होना चाहिए। और अगर सही दिशा में नवाचार है तो उसका स्वागत भी होना चाहिए, है ना। नवाचार यदि गलत दिशा में है तो लोग कहते हैं कि ये जो कविता वहां से आती है जहाँ दिल उल टूट जाता है, इसका क्या मामला है? क्या दिल टूटने उठने से कविता का कुछ लेना देना है कि नहीं है, हैं? अब वो है ना कि लीक छोड़ तीने चले शायर सिंह सपूत। अच्छा। तो जो लीक से थोड़ा सा ऐसे चल रहा होता है तो भेड़ चाल में शामिल होता है। हाँ। कहीं उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है तो वो शायर बन जाता है। अच्छा। कई बार दिल टूटने पे बनता नहीं, है। आप बहुत ज्यादा साहित्यिक मत बताइए, सही बताइए इसका मतलब है कि नहीं है? नहीं, इसका बिल्कुल मतलब है, लेकिन ये देखिए, लेकिन इसका मतलब गुरु है, मतलब ना, इसका मतलब ये भी है कि जो देश प्रेम में लिखते हैं वो उनका दिल टूटा हो जरूरी नहीं है। अरे क्यों भाई, उनका भी दिल देश के दिल टूटा होता है ना। हाँ। जब देश दुखी होता है तो दिल टूटा तो दिल होता टूटने का मतलब एक ही चीज नहीं है कि आप बस प्रेम में धोखा खा लिए और आपने लिखना है। शुरू हमने कर ऐसा दिया। नहीं कहा है। ये तो आप कह रही हैं। मैंने तो कहा भाई देश अगर दुखी है तो भी दिल टूटता है। अगर हमारा जो वो सीमाएं हमारी दुखी होती हैं तब भी दिल टूटता है। तो वहाँ वीर रस लिखते हैं। नीरज जी जैसे लोग, सब बड़े बड़े लोगों ने लिखा है कि वो जवानी जवानी भी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। तो कहानी हो, उसका स्वागत होता है, कहानियां ना हो बस, है ना। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो ऐसी कहानी में कौन सी कविता लिखी जिससे हम लोग जवानी को जोड़ पाए, बताएंगे क्या? अरे बाप रे,
ऐसे ऐसे अब आप ही ने देखिए कहा है। ऐसे कौन पूछता है, मतलब आप वैसे काम कर रहे हो जैसे मैथ का टीचर हो, दो तरफ बड़े ब्रैकेट में और व्यक्ति को खड़ा कर दे, है ना। तो भाई आप ही ने कहा नीरज जी की, तो मैंने उसी के बारे में कहा कि अगर कुछ बताएंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। तो एक कोई उस कविता को आप सुनाइए, बाकी हम लोग कहानी और जवानी को आगे पीछे कर लेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा मस्त मौला हूँ, थोड़ी सी मस्त मौला नेचर की हूँ, आपको लग भी रहा होगा, और आप तो इतने दिन से मुझे जानते हैं तो नहीं, हमारे दर्शक भी जानेंगे, आगे से जो देख रहे हैं वो बिल्कुल जानेंगे और वही जाने तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जब कुछ ऐसा मन में आए तो लिख देना चाहिए, और मन की भावनाओं को कागज पे उकेरना ही प्लीज आप सुनाइए। कुछ कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जब हमारे दर्शक बने रहें तो प्लीज सुनाइए। कुछ ऐसे लिखा कि तेरी तस्वीर को मैं जूम करके चूम लेती हूँ। वाह, लेंस का भी काम है। ये टेक्नोलॉजी वाला प्यार है। तेरी तस्वीर को मैं जूम करके चूम लेती हूँ, और तेरी यादों के झूले पे मैं अक्सर झूम लेती हूँ। क्या बात है, वाह। और जहां हम तुम मिले थे, जब भी याद आता है वो संगम। वाह, जहां हम तुम मिले थे, जब भी याद आता है वो संगम। वाह, क्या बात है। लिए आंखों में गंगा जल, शहर भर घूम लेती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए कवि इसीलिए खतरनाक होता है, अब ऐसे सामने पढ़ेगा तो जो ऑडियंस रहेगी वो कंफ्यूज रहेगी, वो कहे हमारे लिए कह रही है मैडम, कविता सुना रही है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, हम आपकी तरफ मुंह करके सुना रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आपके लिए सुना रहे हैं। चलिए, इसको हम लोग बिल्कुल मैं यही मानूंगा कि गंगा मैया की तरह एकदम पवित्र कविताएं हैं, हर आदमी इससे सुने और प्रेरित हो। अच्छा, ये बताइए, जैसे मंचों पे आप अक्सर देखते हैं कि अभी हम आज बतौर कवित्री ही बात करेंगे, वैसे तो समाज सेवाएं भी आप बहुत करती हैं, स्कूल स्कूल जा करके बच्चों को, उनके अभिभावकों को, टीचर्स को गाइड करती हैं, मेंटरिंग करती हैं। लेकिन अगर हम बतौर कवित्री ही बात करें तो जब मंचों पे आप जाती हैं तो कोई बड़े छोटे कवियों का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बड़ा कवि छोटे कवि को दबाने की कोशिश करता हो? कई लोग ऐसे हैं, चूंकि संस्कृत में एक सूक्त है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितने लोग हैं उतने सिर हैं, और उतने सिर हैं तो उतने दिमाग है, उतनी सोच है। हाँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आप बैठेंगे तो आपको बहुत अपनापन लगेगा, और आपको ये ज़रा भी भान नहीं होगा कि ये व्यक्ति बड़ा है, ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, ऐसा भान नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप मिलेंगे तो आप ऊब जाएंगे 2 मिनट में। अच्छा। आपको लगेगा कि अरे बाप रे, माने विधाता ने ऐसे भी लोग बनाए हैं। वो फुल्ली कॉमर्शियल हैं, फुल्ली मतलब वो ऐसे हैं कि व्यावसायिक हैं। दरअसल कविता भी एक अच्छी दुकानदारी है, कविता का मंच जो है ना। तो बाबूजी मेरे जब कभी कुछ कहते थे कि ये ऐसे नहीं लिखा, और ये इसमें ये मात्रा सही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत श्रेष्ठ कवि, और वो मंच पर तो कम जाते थे, बहुत कम जाते थे, लेकिन जो उनका लेखन था वो कमाल का। आप उनके दोहे, सोरठे, छंद, क्या गजब लिखा उन्होंने। मैं उनका एक दोहा सुनाती हूँ कि श्री हेरम्ब गणाधिपति गिरिजा सुवन गणेश, विघ्नेश्वर विनसाइये विविध विघ्न विद्वेश। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कमाल की भाषा शैली, बहुत सुंदर। तो हम उनसे कहते थे कि बाबूजी, मतलब इतना 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 गहरा लिखना भी बहुत। हाँ, तो हम उनसे कहते थे कि बाबूजी देखिए, वो साहित्य और दुकानदारी दोनों में फर्क है। आप बहुत अच्छा साहित्य लिखते हैं, लेकिन बहुत अच्छा साहित्य यदि मंच पर जाएगा तो वो उतना सराहा नहीं जाएगा, गंभीर साहित्य नहीं सराहा जाएगा। ठीक है, तो मंच पर कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला आवश्यक होता है। यदि आप बहुत ज़्यादा उसका कलेवर कठिन कर देंगे तो कोई भी चीज़ देखिए जब कठिन होने लगती है तो फिर वो आदमी बात नहीं करना चाहता उसके विषय में। हाँ, वो राजन पंडित जी बहुत बढ़िया कमाल का कहते हैं कि कासिस्टिका की कुष्टिका में ममलुस्टिका गिरगिस्टिका है कोई धर्मिष्टिका, जो कासिस्टिका की कुष्टिका से ममलुस्टिका निकृष्टिका। तो हमके भाई ये क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि काशी के कुएं में मेरी लुटिया गिर गई, हाँ। और कोई धर्मात्मा है जो काशी के कुएं से मेरी लुटिया निकाल दे। मैंने वो इसकी भाषा इतनी जटिल कर दी उन्होंने, ऐसे उसने बोला कि कोई समझ ही नहीं पाया। तो कहने का जो ढंग है वो सरलतम हो तो मंच पर थोड़ा सा। अब कोई गीत ऐसा, जैसे आपने अभी पुरुष विरोधी एक बताया कि सीता जी के लिए लिखा है,
और इस तरह से आप अवध की भी हैं। पुरुष विरोधी नहीं कहेंगे, तो सीता जी नहीं, का। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई गीत हो आपके दिमाग में जो पुरुष के लिए भी हो। अब पुरुष विरोधी शब्द आप हटाएंगे तभी मैं सुनाऊंगी। अच्छा, मैं हटा देता हूँ, पुरुष विरोधी आपने बिल्कुल नहीं लिखा है। मुझे कोई नया बयाना नहीं लेना है, और आप पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश आप कर रहे हैं कि आप मुझे आपने शुरू में ही एक फॉर्मूला कटघरे लगा में दिया खड़ा कि मैंने करें। तो महिलाओं के लिए लिखा है। भाई पुरुष ने क्या गलती करी है? कोई गलती करी हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पुरुष कहा, बेचारा भी तो इसी धरती पे रह रहा है। अब आपने बेचारा शब्द करके उसको ना ऐसे ऐसे कतार में खड़ा कर दिया कि हम बेचारे के को क्या ही कहें। हाँ, बेचारे को माफ कर दीजिए। अच्छा, हम अवध से आ रहे हैं वापस फिर कि ये आप मानसी शब्द, मानसी कहीं मानस से जुड़ा हुआ तो नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल। और हमारी अम्मा रामचरितमानस का पठन पाठन बहुत करती थी। और अम्मा इसका के मतलब बारे में आपके क्या ही माता जी कहूँ। पिताजी दोनों हाँ, जो है वो दोनों ही साहित्य बहुत से अच्छे और हैं। रामचरितमानस से बहुत ज्यादा अगाध प्रेम था। वो आपके ऊपर भारी पड़ गया के? नहीं, मैं उसको बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे Enjoy बहुत करती हैं। अच्छा लगता है। और तो कुछ राम जी अच्छा, के- कलयुग के जो नाम है ना, उन हाँ। पर उनकी बात करें तो बड़ा अजीब हो जाएगा। एक वो टाइम था जब कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, और जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। माने जिसके सुमिरन मात्र से शत्रु का हनन हो सकता है, उसका नाम शत्रुघ्न रखा क्या गया। बात। तो माने जो एक टाइम था कि जथा नाम तथा गुण है, जैसा नाम हो वैसा गुण हो। हालांकि कलयुग में ये सब बड़ा विपरीत हो गया। विकल गोंडवी जी को पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, उन्होंने बड़ा अच्छा कुछ लिखा है कि शायद उन्हीं का है, यदि मैं भूल नहीं रही हूँ तो। उन्होंने कुछ लिखा कि नाम था दूल्हा राम मर गए कुंवारे। ठीक है, नाम था दूल्हा राम मर गए कुंवारे, मतलब पैदाइशी में ही पैदा होते उनका नाम दूल्हा राम रखा गया और विवाह तक नहीं हुआ। हाय राम, बेचारे कुंवारे रह गए। नाम था दूल्हा राम मर गए कुंवारे, और बिना प्रीत के भटके प्रीतम लाल बेचारे। हाय हाय। ठीक है। और क्या है कि बेच रहे हैं कोयला लाला हीरा लाल। और ज्ञानचंद को रूप है जैसे खिलती धूप, जैसे खिलती धूप सजे बुशर्ट पैंट में। हाँ, ज्ञानचंद 6 बार फेल हो गए 10th में। हाय हाय। नाम था ज्ञानचंद, और ज्ञानचंद 6 बार फेल हो गए 10th में। और उसमें एक लाइन आती है कि कुसुम कला पुष्पा सुमन देखी बड़ी कठोर, देखी बड़ी कठोर शांता करती दंगा, और नल पर नहाती गोदावरी गोमती गंगा। हमारे नाम है गंगा और वो नल पे नहा रही है ना, कितनी कमाल की बात है। मतलब कटाक्ष करके भी कितनी बड़ी बड़ी बातें कहे गए। हाँ, बहुत बढ़िया है। तो हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हाँ उन्होंने मानसी रखा, और मैं मन से सोचने वाली, मानस में बहुत कुछ रखने वाली, तो कहीं ना कहीं से ये थोड़ा सा सार्थक हुआ। मैं कहीं जाती भी हूँ तो मैं अपने परिचय में वो सुनाती हूँ कि तुलसी के मानस सरीखी नाम मानसी है, करने प्रणाम राम नगरी से आई हूँ। क्या बात है। और राम की विवशता और लखन का त्याग जहाँ, भरत सा भाई उसी डगरी से आई हूँ। वाह। और सीएस कुमारी की व्यथा कथा समेटे हुए, जो हल में फंसी थी उसी गगरी से आई हूँ। क्या बात है। जो हल में फंसी थी उसी गगरी से आई हूँ, और मीठे मीठे बेर आप चखो मेरी कविता के, वाह। मिलके अभी अभी मैं सबरी से आई। वाह, क्या बात है। मानसी जी इतनी गंभीर और इतनी अच्छी कविता कर रही हैं। अब मुझे मतलब आगे मैं कैसे बढ़ूं क्या बताऊं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ बातें करेंगे कि ठीक है, ये तो आध्यात्मिक बात हो गई। अब हम लोग कुछ श्रृंगार की बात करें। हाँ कर सकते हैं। तो फिर श्रृंगार पे कुछ आप बताइए ना कि आप श्रृंगार भी लिखा है कि खाली आध्यात्म पे ही रह गया? अरे नहीं, थोड़ा बहुत लिखा है। और जब श्रृंगार होगा तो उसमें पुरुष भी होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो उन्होंने लिखा ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। हाँ। तो एक जो युवा मन होता है वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो लिखता है, लिखता है। आप तो लेखिका हैं, आपने बहुत कुछ लिखा होगा। नहीं, बहुत कुछ नहीं लिखा, थोड़ा बहुत लिखा है। कुछ ऐसे लिखा कि देखिए, रेडियो भी जो है हमारे जवान भाइयों के लिए कार्यक्रम सुनाता है। हाँ। अगर इस अच्छा, कार्यक्रम मैं जब छोटी थी और वो उस पे आकाशवाणी पे कार्यक्रम आता था,
प्रोग्राम अब जवानों के जवानों के लिए। ठीक है, तो मैं सोचती थी कि जवानों के लिए क्या मतलब, कोई वृद्ध होगा तो रेडियो बंद कर देगा, क्या है ये मतलब सभी वृद्धों से निवेदन है, कृपया रेडियो बंद कर दें। मैं सोचती थी कि ये कौन सा कार्यक्रम है भाई, मतलब हम छोटे थे आपको तो बाद में समझ में आया कि ये हमारे सोल्जर्स के लिए है। हाँ हाँ, तो बाद में समझ में आया कि अच्छा नहीं, जब थोड़ा बड़े हुए आकाशवाणी से जुड़े तो हमके अच्छा ये मतलब था इसका, जवानों के लिए कार्यक्रम। हमें लगता था कि ये क्या है, माने हम सुन नहीं सकते, आजी हमारी सुन नहीं सकती है, बाबा सुन नहीं सकते, घर में कोई हो तभी बजेगा। हाँ, जवान आदमी कहाँ से लाएं? हाँ, जवान आदमी हमेशा घर में नहीं रहता ना, भैया लोग बाबूजी लोग बाहर रहते, तो हम सोचते थे ये कौन सा कार्यक्रम है भाई। तो अब कुछ श्रृंगार में ऐसा जो मतलब आदमी सुने और श्रृंगार से परिपूर्ण हो जाए, और जो सुनने जवान हो जाए इस तरह से। अरे बाप रे, ऐसा तो फिलहाल कोई मूल मंत्र नहीं आया है। वो तानसेन वगैरह अलग थे कि वो कुछ सुनाते थे तो बादल गरजने लगता था, बिजली कड़कने लगती थी, बारिश हो जाती थी। अब हमें नहीं लगता कि अब इस समय में ऐसी कोई सामर्थ्य होती होगी। अच्छा हनी, देखिए हो सकता है भाई, हमने तो देखा भी मंचों पे काफ़ी लोग जब सुनाते हैं तो मंच के सामने बैठे लोग जवान महसूस करने लगते हैं। हाँ, उसमें कुछ भूतपूर्व युवा होते हैं, कुछ वर्तमान होते हैं, कुछ आने वाली पीढ़ियों के युवा होते हैं, कुछ बिना मतलब के युवा महसूस कर रहे होते हैं। अरे तो उसमें कैटेगरी बहुत होती है। कुछ बिना मतलब युवा महसूस कर रहे होते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक था। गालिब दिल बहलाने का ख्याल ही अच्छा है। अच्छा, तो हम लोग श्रृंगार की बात कर रहे थे, श्रृंगार में कुछ लिखा कि मैं आपको एक आध मुक्तक से जोड़ती हूँ कि यदि आप कुछ पेमेंट वेमेंट दें तो मैं थोड़ा सा गुनगुना सकती हूँ। नहीं, जाहिर सी बात है, व्यूज बढ़ने पे पेमेंट दिया जाएगा, मैं ये घोषणा करता हूँ इस वीडियो में। बाकी मैं सोच रही कक्षा थी 9 से शुरू किया था आपने पेमेंट की बात, अभी तक जो है रुक नहीं रहा है। भाई साहब, अच्छा, क्योंकि धर्म का कार्य हो, अध्यात्म नहीं का मैं कार्य प्रोडक्शन हो, से बोल दे रहा हूँ, सुरुचि का पेमेंट कार्य हो, कविता का कार्य हो, नृत्य का कार्य हो, वो सब कहीं ना कहीं आके, वो जो नदियां आके मिलती हैं वो दिखलाई नहीं देती, हाँ। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, तो कहीं ना कहीं आके सब अर्थ पर ही जाहिर सी बात रुकती है, हैं, हाँ। है ना। तो हालांकि ये एक हास परिहास था, आप उसमें इतना जीएसटी काटेंगे कि वो हम तक नहीं आएगा, वो हमें पता है। फिर भी हम सुनाते हैं। जी, जी, जी। चूंकि ये तय नहीं कि आप 18% जीएसटी काटेंगे कि 38% काटेंगे। नहीं, वो 18 पे ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। चलिए कुछ मैं आपको एक दो मुक्तक सुनाती हूँ। जी, जी, जी। कि दिल को मेरे कुछ तो भला समझाने को चाहिए, दिल को मेरे कुछ तो भला समझाने को चाहिए, वादा कोई मन को मेरे भरमाने को चाहिए, वादा कोई मन को मेरे भरमाने को चाहिए, इन नर्म गर्म बिस्तरों की ख्वाहिशें किसे, इन नर्म गर्म बिस्तरों की ख्वाहिशें किसे, तकिया नहीं बाहें तेरी सिरहाने को चाहिए, तकिया नहीं बाहें तेरी सिरहाने को चाहिए। और एक जो प्रेम होता है ना, वो पूरी की पूरी राजधानी मांगता है, वो किसी कुनबे पर कभी सहमति नहीं देता है, तो सीधा राजधानी पे कब्जा करेगा। तो वो सुनेगा कि मोहब्बत की ये मनचाही निशानी मांगती हूँ मैं, क्या बात है, मोहब्बत की ये मनचाही निशानी मांगती हूँ मैं, तुम्हारे दिल की पूरी राजधानी मांगती हूँ मैं, तुम्हारे दिल की पूरी राजधानी मांगती हूँ मैं,
कभी मैं रूठ कर जाने लगूं, जाने न तुम देना। वाह, कभी मैं रूठ कर जाने लगूं, जाने न तुम देना। तुम्हारी कैद में ही जिंदगानी मांगती वाह, हूँ वाह। मैं। तुम्हारी कैद में ही जिंदगानी मांगती हूँ मैं। क्या बात है। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिसमें कोई रिहाई नहीं चाहता, वाह, वो कैद चाहता है राजधानी भी चाहता है, और कैद भी चाहता है, ना, बाहें भी बहुत चाहता है ना, बहुत अलौकिक तकिया भी चीज़ चाहता है। है। अरे बाप रे बाप, बहुत और कुछ है। कहीं लिखा कि प्रेम कैसा कि जिसमें प्रतीक्षा ना हो। क्या बात है। वो प्रेम कैसा जिसमें आप इंतजार नहीं कर सकते। प्रेम कैसा कि जिसमें प्रतीक्षा ना हो, और क्रोध बाहर से भीतर शुभेच्छा ना हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्रोध बाहर से भीतर शुभेच्छा न हो, और प्रेम में 100 कही 100 सुनी माफ सब। आहा, प्रेम में 100 कही 100 सुनी माफ सब, बस किसी तीसरे से समीक्षा न हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन वेटिंग पीरियड जब बढ़ता है तो लड़ाई हो जाती है, ज़्यादा देर इंतजार करना पड़ता है तो लड़ाई हो जाती है फिर, है ना। कुछ ऐसा हो ये दो एक लाइनें कहीं मंच पर थे तो किसी ने कहा कि कभी लैला को प्यार था, हाँ कभी मजनू को प्यार था। हाँ, कभी लैला को प्यार था, कभी मजनू को प्यार था। वो एक बहुत बढ़िया सिनेरियो खींच रहा था, मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा था कवि। और कहा कभी लैला को प्यार था, कभी मजनू को प्यार था। संचालक ऊब गया उसकी, चूंकि कवियों की लाइन की आदत होती है, वो 2-3 बार, शायर की आदत होती है 2-3 बार एक लाइन को कहेंगे हाँ। ध्यान खींचने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कभी लैला को प्यार था, कभी मजनू को प्यार था। संचालक ऊब गया, उसने कहा सुनो, न लैला को प्यार था न मजनू को प्यार था, बस दोनों के सिर पे सनीचर सवार था। फर्नीचर सवार था। चलिए, आज के इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर मानसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। इन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारी कविताएं बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, खेत खलिहानों के लिए हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।